हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज की वीडियो में देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए बेटा इस टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले की जो वीडियो हो चुकी है प्लीज आप उन्हें एक बार देख लें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो ये क्या परिभाषा है इसकी गुरु बीजाणु जनन की। दुगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के, ध्यान सुनेंगे, एक दुगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। मैं परिभाषा लिख देता हूं। एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। तो एक दुगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु, इंग्लिश में से बोलते हैं मेगा स्पोर, बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए बेटा, इससे पहले जो आप टॉपिक समझ चुके हैं वो टॉपिक ये किए थे हमने किया था अंडक की संरचना। अंडक की संरचना आपको याद होगी, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, नेक्स्ट फिर किया था अंडाशय। अंडाशय के अंदर हमने एक संरचना की थी जिसका नाम होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर ही कोशिकाएं पाई जाती है जिनका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। वैसे ही जैसे कि आपने पुंकेसर के दौरान पढ़ा था कि संरचना को बोला गया था परागकोश, और इस परागकोश के अंदर 4 चैम्बर थे जिनका नाम था लघु बीजाणु धानी। वैसे ही जैसे यहां बीजांड का जो नाम है वो है गुरु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर भी हमने यहां एक परिभाषा आपको बताई थी जिसका नाम था लघु बीजाणु जनन, और यहां भी हमने आपको परिभाषा बोली थी कि एक दुगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो उसी तरीके से हम यहां भी कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब लघु बीजाणु या परागकण बन जाते हैं तो परागकण की आगे जब संरचना की थी तो आपको वहां पर 2 नरयुग्मकों के बनने को हमने दिखाया था। तो वैसा ही हम यह मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं जिसकी परिभाषा को अभी समझ रहे हैं, जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। तो ये बीजांड और गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही होती है एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिसके विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। देखिए जरा, देखो बेटा, इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। एक तो ये शब्द, इसके अलावा एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है दुगुणित, और एक शब्द है जिसका नाम है एक अगुणित, और दूसरा शब्द है दुगुणित। अब इन चीजों को भी आप सीख लीजिए कि ये दुगुणित का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और ये 46 जो गुणसूत्र हैं इनमें से 23 गुणसूत्र जो हैं हमें मिले थे मम्मी से यानी कि मदर से, और 23 जो गुणसूत्र मिले वो मिले हमें
फादर से। तो 23 गुणसूत्र अगुणित, जिसको हमने एन लिख दिया है, अगुणित को आप बोल सकते हो हैप्लॉइड। ऐसे ही 23 गुणसूत्र जो मदर से मिले, तो यानी कि हमारे पास जो गुणसूत्र के सेट है वो 2 हैं, और हम जीव जो है वो दुगुणित है, यानी कि डिप्लॉयड है। तो वैसे ही यहां पुष्पी पादप यानी आबद्ध बीजी जो पौधे होते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं। तो इसी वजह से बोला है कि डिप्लॉयड जो अगर जीव है तो उनकी कोशिकाएं भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो एक दुगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अपवर्ड अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित। अब अगुणित का मतलब भी आप सीख गए। अगुणित का मतलब है जब केवल एक ही सेट होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए मटर को लेते हैं, तो मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है 14। तो अगर मटर के पौधे में भी अगर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, तो गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, तो जब गुरु बीजाणु बनेगा तो वो कैसा रह जाएगा, अगुणित, और ये कैसा है, दुगुणित। तो गुणसूत्र की संख्या गुरु बीजाणु के अंदर कितनी होगी, 7 होगी, यानी वो होगा हैप्लॉइड। जबकि उसकी जो मेन कोशिका है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वो कैसी होगी, डिप्लॉइड। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया ये दुगुणित और अगुणित क्या होता है। अब जरा आप एक बार अर्धसूत्री विभाजन को भी देखिए। वैसे तो बेटा आपने ये जो 12th क्लास पढ़ रहे हैं, 12th क्लास वाले बच्चे जो हैं उन्होंने 11th क्लास पढ़ रखी होगी। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कभी ना कभी हमारा 11th क्लास का बैच तो चल ही रहा। उसमें एक चैप्टर है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। इस चैप्टर के अंतर्गत आप 2 तरह के विभाजन पढ़ते हो। एक विभाजन है जिसका नाम है समसूत्री, और दूसरा जो विभाजन है उसका नाम है अर्धसूत्री। ध्यान से बेटा, मैं टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके ये वाले टॉपिक भी क्लियर हों, क्योंकि आपके 12th का जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है उसमें ये शब्द बार बार आते रहते हैं। एक घड़ी ये शब्द तो फिर भी आसान है, पर आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो देखिए कि चैप्टर नंबर 10 में जब आप कोशिका विभाजन पढ़ते हो तो उसमें 2 तरह के विभाजन आते हैं, एक है समसूत्री और एक है अर्धसूत्री। थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। कि पहली परिभाषा जो समसूत्री विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन की परिभाषा क्या होती है, ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यानी कि समसूत्री विभाजन जब भी किसी जीव की कोशिका में होता है तो मान लो वो कोशिका दुगुणित है, यानी कि कैसी है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड सेल होगी तो उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 2 ही पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जो कि मात्र कोशिका के समान होती हैं। ये पुत्री सेल है और ये मात्र कोशिका है। तो परिभाषा दोबारा सुनो कि ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, वो होता है समसूत्री विभाजन। अब जरा ये जानो कि समसूत्री विभाजन जो है वो आखिरकार कब कब और कहां होता है। पहला, एक तो होता है शरीर की वृद्धि के लिए, कि जीवों की शरीर की वृद्धि के लिए जो पाया जाता विभाजन उसका नाम है समसूत्री। नेक्स्ट, दूसरा एक होता है ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए। अब जरा सीख लीजिए थोड़ा सा। देखो, शरीर की वृद्धि के लिए तो आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि हमारे शरीर की या पौधे के शरीर की जो वृद्धि हो रही है उसके लिए विभाजन हो रहा है समसूत्री। दूसरा लिखा है कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए। अब ये चीज क्या है, ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले ये पुंकेसर में परागकोश बनाया था, तो परागकोश के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, अगर कोशिकाओं की संख्या कम है तो उन कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए, वैसे ही बीजांड का, बीजांड के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे कहते हैं बीजांड काय। तो बीजांड की काय की कोशिकाएं अगर कम है तो उन संख्या बढ़ाने के लिए। वैसे ही नेक्स्ट जब हम 2nd नंबर का चैप्टर करेंगे तो 2nd नंबर के चैप्टर में वृषण और अंडाशय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहां भी हम ये पढ़ेंगे कि वृषण के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो 2 तो ये हुए। नेक्स्ट, तीसरा, ये समसूत्री विभाजन और कब होता है। अब ध्यान सीखना कि ये समसूत्री विभाजन तब भी होता है कि मान लो कि कोई जीव कैसा है, अगुणित। कोई जीव अगुणित है, तो अगर अगुणित है तो एक तो अगर ये वृद्धि करेगा तो भी कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री, जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिख भी रखा है।
नेक्स्ट, अगर कल को इसे युग्मक बनाना है तो चूंकि ये जीव कैसा है पहले से अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्र विभाजन केवल और केवल उसी जीव में हो सकता है जो जीव हो दुगुणित, तो इसलिए अगुणित जीवों में वृद्धि के लिए भी समसूत्र विभाजन होता है, और कल को अगर इसे युग्मक बनाना है तो उसके लिए भी कौन सा विभाजन ही पाया जाता है, तो वो भी होता है समसूत्री। तो मैंने आपको अभी समसूत्री विभाजन के बारे में बताया, शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, इसके अलावा अगुणित कोई जीव है तो उसमें युग्मक बनाने के लिए जो विभाजन पाया जाता है तो वो भी कौन सा होता है, समसूत्री। एक और है, जैसे कि हमारे शरीर पर कोई घाव वाव हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, स्किन कोई छिल गई, तो वहां भी घाव को भरने के लिए भी जो विभाजन होता है वो कौन सा ही पाया जाता है बेटा, वो पाया जाता है समसूत्री। क्लियर? तो पहला हुआ आपका समसूत्री क्लियर। नेक्स्ट, जो आपको विभाजन अभी के लिए सीखना है उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री। अब इसको भी सीख लीजिए, जरूरी है बेटा ये, वरना ये टॉपिक तो 5 मिनट के अंदर खत्म भी हो जाता, पर ये टॉपिक आपको सीखना जरूरी है। देखिए, दूसरा विभाजन है जिसका नाम है अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस डिवीजन। अब ये जानिए कि अभी कुछ देर पहले देखा कि समसूत्री विभाजन जो है वो दुगुणित जीवों में भी हो सकता है और अगुणित जीवों में भी हो सकता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल दुगुणित जीवों में ही हो सकता है, केवल और केवल दुगुणित जीवों में ही हो सकता है। इसके अलावा यह जो विभाजन है, यह विभाजन केवल युग्मक या कहूं तो बीजाणु, जैसे कि आप देखते हो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के लिए कौन सा विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री। वैसे ही जब मैं अगले चैप्टर में वृषण के अंदर शुक्राणु और अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की प्रोसेस करवाऊंगा तो युग्मक निर्माण के दौरान भी कौन सा विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री। तो जानना जरूरी है, एक तो विभाजन केवल दुगुणित कोशिका में होता है, दूसरा यह विभाजन युग्मक और बीजाणु निर्माण के दौरान ही पाया जाता है। साथ ही साथ ये भी आप सीख लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन जो है, ध्यान सीखना, अर्धसूत्री जो विभाजन है वो, जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है, वैसे तो वो केवल युग्मकों के निर्माण के लिए होता है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन समसूत्री विभाजन अभी आपने देखा कि जो जीव अगुणित होता है उसमें वृद्धि के लिए भी पाया जाता है समसूत्री और युग्मक निर्माण के लिए भी पाया जाता है समसूत्री। क्लियर बेटा? तो मुझे आपको ये दुगुणित, अगुणित और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत समझाना था, जो मैं आपको समझा चुका हूं। साथ ही एक चीज और जान लीजिए, समसूत्री विभाजन से हमेशा जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो संख्या में बनती हैं 2, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो 2 नहीं 4 बनती है। कैसे? कि देखो, एक जीव जो दुगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो सबसे पहले होता है अर्धसूत्री फर्स्ट। अर्धसूत्री जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट जिसके दौरान 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं, और फिर यही दोनों अगुणित जो कोशिकाएं होती हैं वो फिर से गुजरती हैं अर्धसूत्री सेकंड से। ये दोनों की दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री सेकंड से गुजरेंगी और हर एक कोशिका पुनः 2 अगुणित कोशिका का निर्माण कर लेगी। तो इसलिए एक पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन से, एक कोशिका के विभाजन से 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। तो अब देख लीजिए परिभाषा, एक दुगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन से, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आता है, पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो इस तरीके से आपके शब्द जो थे वो भी आपके मैंने क्लियर कर दिए। अब देखिए आगे, अब आपको क्या सीखना है। अब सीखिए, देखो बेटा, ये जो प्रक्रिया लिखी हुई है गुरु बीजाणु जनन, तो यहां पर एक कोशिका लिखी हुई है जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय के अंदर, यानी कि बीजांड के अंदर ही पाई जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब जानना यह है कि इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इसको जानने के लिए मैंने पीछे इसी चैप्टर के क्लास में आपको ये वाली संरचना करवाई थी जिसका नाम था नर युग्मकोद्भिद। एक बार देखना जरूरी है। देखिए बेटा, ये जो पार्ट था जिसका नाम था पराग कोश,
परागकोश के अंदर 4 चैम्बर जिन्हें बोला गया था लघु बीजाणु धानी। और इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ बड़ी कोशिकाएं आकार में, ध्यान से सुनोगे, लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं और स्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं। वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्रपशु कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल। और यही प्रपशु कोशिका एक बार करती थी समसूत्री विभाजन। ऐसा ही विभाजन मैं यहां करवाऊंगा, इसी वजह से आपको इसके साथ साथ सिखा रहा हूं कि परागकोश के अंदर होती है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी, सघन जीवद्रव्य युक्त और स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती हैं, वो कहलाती हैं प्रपशु कोशिका, जो कि एक बार समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाएगी, जिसमें एक होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी होती है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका। इस तरीके से 2 कोशिकाएं बनती थी। अब इनमें से एक जो कोशिका थी प्राथमिक भित्ति कोशिका, वो तो परागकोश की भित्ति बना लेती है, परागकोश की भित्ति लगातार समसूत्री विभाजन करके। और ये दूसरी जो कोशिका होती थी प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका, ये कोशिका जो है या तो डायरेक्ट कर लेती थी अर्धसूत्री विभाजन और बना लेती थी लघु बीजाणु, जो स्टार्टिंग में बनते थे लघु बीजाणु चतुष्क के फॉर्म में, बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते थे तो कहलाते थे लघु बीजाणु या परागकण। अब इसी चीज को यहां अप्लाई करो और देखिए जरा कि जैसे बीजांड के अंदर या गुरु बीजाणुधानी, देखो जरा, परागकोश बीजांड, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। नेक्स्ट लघु बीजाणुधानी के अंदर मैंने क्या बोला था कि कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी, सघन जीवद्रव्य युक्त और स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती हैं, वो कोशिका क्या कहलाती है? प्रपशु कोशिका। उसी तरीके से गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिकाओं का समूह है, ये मान लो मैंने कोशिका बना दी, ये बहुत सारी कोशिकाएं, तो गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो बीजांड काय की जो कोशिका है, जिनको बोला जाता है हाइपोडर्मल सेल, बीजांड काय की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, उन्हीं हाइपोडर्मल सेल में से कोई भी एक कोशिका उसी तरीके से आकार में बड़ी, सघन जीवद्रव्य युक्त और स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। जैसे कि मैंने यहां पर एक कोशिका बना दी और इसी कोशिका को जैसे यहां बोला गया है, उसी कोशिका को यहां बोला गया है प्रपशु कोशिका। क्लियर? अब एक चीज जानना जरूरी है कि परागकोश के अंदर तो बहुत सारी प्रपशु कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए लघु बीजाणु परागकण लाखों की तादाद या हजारों की तादाद में बनते हैं, लेकिन यहां पर गुरु बीजाणुधानी के अंदर केवल एक ही प्रपशु कोशिका होती है और उसी तरीके से विभाजन करती है। देखिए जरा, जैसे यहां था प्रपशु कोशिका और ये प्रपशु कोशिका उसी तरीके से जैसे यहां समसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहां भी होता है आपका समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसी तरीके जैसे यहां बनी है, पहला सेल बनता है जिसका नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी जो बनती है जैसे यहां बना है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका, तो यहां बनती है प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका। अब बस इतना जान लीजिए कि परागकोश के अंदर तो आपने ये पढ़ा था कि प्राथमिक भित्ति जो कोशिका बनती है वो समसूत्री विभाजन करके परागकोश की क्या बना लेती है? भित्ति। लेकिन यहां पर जो प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है, या तो वो अविभाजित रहती है जो किसी काम की नहीं आती, या फिर हो सकता है विभाजन करके यहां भी कुछ भित्ति का निर्माण कर ले, वरना इसका कोई रोल यहां पर नहीं है। तो दूसरी कोशिका रह गई, जैसे यहां है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका, तो इसमें है प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका, और यही वो कोशिका है जो किसके रूप में काम करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। तो प्रपशु कोशिका ने समसूत्री विभाजन किया, इसके अंदर कितनी कोशिकाएं बनी होंगी? 2। एक हुई आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका, इसका कोई रोल नहीं है, दूसरी बच के रह गई जिसको हमने बोला प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको मान लीजिए
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर? और यही वो कोशिका है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो अब कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जब करेगी, पहले फर्स्ट करेगी तो कितनी कोशिका बनेंगी? 2, और फिर दोनों जब कर लेंगी तो 2 से कितनी बन जाएंगी? आपकी 4 गुरु बीजाणु। क्लियर बेटा? तो यही वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और ये चारों जो गुरु बीजाणु है, अब मैं फिर से डायग्राम बता रहा हूं, और फिर से 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से 4 गुरु बीजाणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण। और ये चारों के चारों जो गुरु बीजाणु हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखिक क्रम में व्यवस्थित, जिसे आप रेखिक चतुष्क का नाम भी दे सकते हो। क्लियर बेटा? यहां पर यहां ध्यान कर लीजिए, जब यहां पर लघु बीजाणु चतुष्क बनता है तो ये चारों के चारों लघु बीजाणु कैलोज भित्ति से जुड़े होते हैं, पर यहां पर इस प्रकार से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। बस चारों के चारों एक लाइन में है, जिसे बोला गया रेखिक क्रम या रेखिक चतुष्क। इस तरीके से आज अभी के लिए आपने जो टॉपिक सीखा है उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन, जो परिभाषा मैंने दी, एक दुगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और ये टॉपिक मैंने आपको लघु बीजाणु धानी के अंदर स्थित उसी तरीके से, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं लघु बीजाणु जनन कोशिका, जैसे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी बोलते हैं, उसके साथ मैंने आपको अंतर करके भी दिखा दिया। यानी कि गुरु बीजाणु जनन के टॉपिक के साथ साथ मैंने दोनों टॉपिक लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन का अंतर भी थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। साथ ही साथ मैंने आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के बारे में भी छोटा सा आपको ज्ञान मैंने दे दिया, जो कि इसी चैप्टर में आगे चल के और काम आएगा। नेक्स्ट, इस 12th बायोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि आपके 11th के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 12th में काम पड़ेंगे, इसलिए आपको उनका याद होना जरूरी है। पर फिर भी मैंने छोटे फॉर्म में आज के लिए आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन समझा दिया है। तो ये टॉपिक तो हुआ खत्म, जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। थैंक यू।